Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in lecture 3 of our chapter 1 English prose and it's book 2. तो बेटे आज हम अपने इस तीसरे लेक्चर में अपने रिमेनिंग चैप्टर को जो इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही हम इसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा और इसके जो क्वेश्चन उनके आंसर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि हम इस लेक्चर में आज इस कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को हम कंक्लूड कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेटे हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर, कि हमारा पहला एहसास जो है वो एक कोई खौफ की मानद होता है, यानी कोई खौफ की तरह का होता है, यानी हमें खौफ महसूस होता है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें ये कायनात खौफ ज़दा करने वाली लगती है, यानी खौफ में मुब्तला करने वाली लगती है, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, क्योंकि इसके बड़े बड़े फासले हैं। डिस्टेंस का मतलब कि फासला, स्ट्रेचेस हैं इनके दरमियान, स्पेसेस जो हैं वो एम्प्टी हैं। ठीक है, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसे हम नहीं समझते। अब ये बात समझाने के लिए मैं फिर थोड़ा सा आपको वो हवाला देना चाहूँगा पहली वाली बात का, कि जब हमने पढ़ा था कि एक सितारा जो है दूसरे से जो है वो 16 लाख यानी 1 माइल ऑलमोस्ट था, बल्कि हमने उसको 1 मिलियन माइल का पढ़ा था। 1 मिलियन माइल यानी तकरीबन 16 लाख किलोमीटर। अब बेटे 16 लाख किलोमीटर, वो भी उसका नियरेस्ट करीब तरीन अगर वो उसका एक सितारा है, तो वही बात अब वो यहाँ पे कह रहा है कि इमेंस डिस्टेंसेस विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, कि हम जिन्हें नहीं समझ पाते। ठीक है, फ्राइटनिंग, हमें ये खौफदा करने वाली लगती है, हमें ये डर में मुब्तला कर देती है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट, कि वक्त की वुसअतें विड्थ इतनी जा रही हैं। और ये बेटे मैंने आपको फ्रेज पहले ही एक्सप्लेन किया था कि वी आर सराउंडेड बाय टाइम एंड स्पेस। क्या मतलब कि हमारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के दरमियान में डिस्टेंस है, स्पेस है, और स्पेस को कवर करने के लिए बेटे हमें टाइम लगता है। ठीक है, इन अ जिफी, इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई जो है हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ऐसा सिर्फ बेटे फिर मूवीज़ में हो सकता है या अलिफ लैलवी दास्तानों में हो सकता है, ज़िंदगी में ऐसा, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और इसी चीज़ की वो वजह बनाते हुए जो है राइटर जो है वो कहते हैं सर जेम्स जीन्स, कि हम इस वजह से डरते हैं कि हमारे करीब कोई और नहीं है, फासला बहुत ज़्यादा है, और उस फासले को कवर करने के लिए बेटे हमारे पास वक्त दरकार है, हमें वक्त लग जाता है वहाँ पहुँचते पहुँचते। दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, कि हम उनके बारे में सोच नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन से वो बात जो है वो बात बियॉन्ड चली जाती है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, इंसानी तारीख़ का मवाजना अगर कायनात से किया जाए तो वो कहते हैं कि इंसानी तारीख़ उसके सामने बहुत छोटी है, यानी कितने हज़ार कम हो गए, अरबों साल का उसमें जिक्र कर चुके, कितने अरबों साल पहले तो ये कायनात बनी। अब जब ये कायनात बनी तो फिर एक है कि यहाँ पे डायनासोर्स वगैरह जैसा ख्याल भी था कि वो भी यहाँ जानवर थे, इसके अलावा बहुत और दुनिया भी यहाँ आबाद थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका ये कयास रहा है कि वहाँ पे एक मीटियोर गिरा, एक शहाब साकिब आगे गिरा, वो पहले वाले जानवर जितने जो सारे मलिया मीट हो गए। आज भी उनके फॉसिल्स आप भी देखते होंगे, हम भी देखते रहते हैं, मीडिया में नज़र आ रहे होते हैं कि वो उनके फॉसिल्स जो हैं वो ढूंढ रहे होते हैं। वो कयास रहा यही होती है कि किसी डायनासोर का है या किसी उसकी जितनी भी स्पीशीज़ थी उनमें किसी न किसी वो उससे ताल्लुक़ रखता है उनकी स्पीशीज़ से। यहाँ पे वो यही बात कह रहा है कि फिर इंसान तो बहुत देर में आया, ये जानवर बहुत देर में आए। जानवर जानदार है ना बेटे, इसका मतलब है ये भी तो किसी न किसी, इस थ्योरी के मुताबिक किसी न किसी जरसूमे से पैदा हुए ना, तो कायनात उनसे भी पहले की है। इंसानों का तस्करा कर रहा है तो क्या अगर सारी कायनात को बनने के बाद, पहले जरसूमे के बाद, उस जरसूमे की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, कि ग्रेजुअली बट स्टेडली वो किस तरह से नमू पाता रहा और आज इस हद तक पहुंचा कि वो इंसान में एक बदल गया। यही हमने पहले इसमें पढ़ा था इस थ्योरी के मुताबिक। तो वो कहता है इस सब का हम जब कंपैरिजन करते हैं तो इंसानी तारीख़ इस कायनात के मामले में बहुत छोटी है, कायनात उससे बहुत पुरानी है। जी बेटे आगे पढ़ते हैं इसको। फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हम शदीद तन्हा हैं। अब ये फ्रेज़ बड़ा ख़तरनाक, तन्हा सर ये इतनी सारी दुनिया आबाद है, तकरीबन 7 अरब के करीब आबादी। तन्हा का मतलब ये कि हम जैसी आबादी, हम जैसे बीइंग्स कहीं और हैं कि नहीं हैं। और अभी तक चूँकि वो कहते हैं कि नहीं हैं तो वो कहते हैं हम तन्हा हैं, उसके कहने का मकसद ये है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, कि पूरी खला के मवाजने में हमारा घर ज़मीन जो है बहुत ही छोटी है। अच्छा पहले उसने क्या कहा था, रेत के एक ज़र्रे के बराबर।
हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें वो यही कह रहा था ना कि एक रेत के ज़र्रे के बराबर, यानी तमाम दुनिया के जो साहिल समंदर है उनको उसे रेत को इकट्ठा करें, एक ज़र्रे के बराबर जो है वो हमारी ज़मीन है। अब देखिए मज़ीद क्या वो बताता है, अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड। पहले समंदर, मवाजना करती तरतीब बताता हूँ। पहले कहते हैं कि साहिल समंदरों की रेत जो है ना, जो समंदर है इनके साहिलों की रेत इकट्ठी कर ले, इकट्ठी हो गई, कहते हैं हमारी दुनिया एक इस ज़र्रे के बराबर है। अब मज़ीद एक्सपेंड करते हुए क्या कहते हैं उस एक्सप्रेशन को, अब वो कहता है कि उस रेत के ज़र्रे का भी 10 लाखवां हिस्सा। इज़ इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। यानी उस एक ज़र्रे को लें और उसके 10 लाख बराबर हिस्से कर दें तो हमारी ज़मीन उस एक हिस्से के बराबर होगी, 10 लाखवें हिस्से के। अच्छा, अब की बार क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड। सी शोर से बात आगे चली गई, दुनिया भर के जितने समंदर हैं उनकी रेत इकट्ठी कर ली जाए, मेकिंग द एक्सप्रेशन मोर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। Obviously, to show that this world is not that big enough to just have a comparison against all the objects present in this space. ठीक है? But above all else, इन तमाम बातों से, above all else का मतलब क्या है, ये जो हमने सारी बातें पढ़ी हैं इन सब से हट के, इससे बढ़ के, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth। कि सबसे बड़ी बात वो यही कहता है कि हमें ये कायनात खौफ में मुब्तला करने वाली लगती है क्योंकि हमें नहीं मिलता कोई भी निशान, कोई भी सुराग, कोई भी क्लू ऐसी ज़िंदगी का जैसी ज़िंदगी हमें इस ज़मीन पर नज़र आती है। यानी रूए ज़मीन पर पाए जाने वाली ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी वो कहता है हमें किसी और सितारे या किसी और सैयारे पर नज़र नहीं आती। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा सर जेम्स जीन्स कहते हैं हमें परेशान करने का बाइस बनती है, हमें खौफ में मुब्तला कर देने का बाइस बनती है। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen। हकीकत में वो क्या कहता है कि ज़्यादातर जो हिस्सा है, जो खाली खला है, वो इतना सर्द हिस्सा रखती है that all life in it would be frozen, कि इसमें सारी ज़िंदगी जो है वो, इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी अगर जानदार कोई हैं तो वो जम जाएंगे। यानी कि खला जो है इतनी सर्द है कि अगर कोई नमू रखती भी है चीज़ तो उस सर्दी की वजह से वो जो है सारी की सारी चीज़ें जो है वो लाइफ मुंजमद हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज़ सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। और फिर वो कहता है कि इतना ज़्यादा जो सब्सटेंस, जो मादा है स्पेस का, वो इतना गर्म है कि इस पर भी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल दिखाई देती है, नामुमकिन दिखाई देती है। अभी वो बड़ी इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि कभी कह रहा है कि खला का जो हिस्सा है वो सर्द है, फिर वो कहता है कि खला का हिस्सा जो है वो गर्म है। इसका क्या मतलब है, अभी इस बात की बेटा वो हमें एक्सप्लेनेशन देगा। वो क्या कहता है कि अच्छा, यहाँ उस बात को समझाने से पहले वो अपना एक कयास आराई कर रहा है, अपना एक आइडिया हमसे शेयर करना चाहता है। सर जेम्स जीन्स क्या कहते हैं कि लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि इस कायनात को बनाने की जब मंसूबाबंदी हुई, ज़िंदगी को सामने नहीं रखा गया। डिफ़र करता है ना आइडिया, हमारा आइडिया इससे, जो हमारा इस्लामिक आइडिया बेटे वो इससे डिफ़र करता है। यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन होता क्या है बेटे, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर जब इंग्लिश पढ़ते तो इंसान अल्लाह माफ़ करे दहरिया बन जाता है। वो दहरियापन इन्हीं बातों की वजह से कहते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया बेटे, हमारा अपना जो एक दीन का मामला है वो अलहदा, हमने उस पर कारबंद रहना है। हमने इसको पढ़ना एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक साइंसदान है, ठीक है, उसने अपनी एक जो है ना रिसर्च की है। अब देखें ना हमारे पास कितने सारे मामलात हैं ज़िंदगी में। अब है खून का लगाना हराम ठहरता है बहुत सारी बातों के लिहाज से, लेकिन ज़िंदगी को बचाने के लिए खून का लगाना हलाल किया गया, ठीक है ना। तो इसी लिहाज से हम जब इल्म की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम खुदा न खास्ता अपनी उस आइडियालॉजी को चेंज करें जो इस्लाम के लिए, इस्लाम की है। नहीं, हमें ये पढ़ना कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इख्तिलाफ एक अलहदा चीज़, हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बतौर ख़ास कह रहा हूँ बेटे कि जब एक्चुअल क्लास में ये बात करता हूँ ना तो मुझसे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। मुझे टाइम में लगे बच्चों ने सवाल किया कि सर ये तो ये कह रहा है कि जब कायनात बनाई गई है तो ज़िंदगी को सामने रखा गया। ज़िंदगी का मतलब इंसानों को सामने रखा गया। अशरफ मखलूक़ात तो इंसान है ना, बाकी चीज़ें तो सारी उसके अंदर हैं।
तो फिर इसलिए मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर, हो सकता है किसी बच्चे के ज़हन में ये सवाल जन्म ले तो उसका जवाब मैं खुद से आपको दे रहा हूँ कि बेटा वो एक अलहदा चीज़ है, आलम अरवाह वाला मामला। क्योंकि अगर अल्लाह पाक ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भेजना होता तो कायनात ही ना बनाते, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं ना, वो हमारा आई और यही ही है, यही ही हक है, यही सच है। इसको सिर्फ एक ग्राउंड लेवल, एक वर्ल्डली लेवल पे कि भाई एक साइंसदान है या मुख्तलिफ लोग हैं जिसे उन्हें बिग बैंग थ्योरी दी है धमाके के आगे वजूद में, अब वो कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म है, एक जिस्म है, एक ऐसा छोटा सा कीड़ा है जिससे वो कहते हैं इंसान आ गया। अब यही इनका एक आइडिया है, क्योंकि बड़ी साइंस जो भी बता रही है वो बेसिकली कुरान को ही साबित कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं के नज़रियात बदलते जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो यहाँ बात को स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने बेटा ये बतौर ख़ास आपसे बात शेयर की है, अदरवाइज़ मैं ये बात शेयर नहीं, लेकिन चूँकि मेरी क्लास में मैंने जिससे पहले बताया बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि सर यहाँ तो ये कहा जा रहा है, तो उस बात को क्लियर कर रहा हूँ आपको कि अगर किसी के जहन में आए तो पहले से बात क्लैरिफाई हो जाए। ओके भाई, लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम। मतलब ज़िंदगी को सामने रख के जो है इस कायनात को तश्कील नहीं दिया गया। मतलब अगर ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अहम होती, चरिंद परिंद इंसान सब की, तो इस तरह के 1-2 प्लैनेट्स और भी तो होते ना। इस तरह की जो ज़मीन है 2-4 ज़मीनें और भी होती, चलो इंसान यहाँ से वहाँ इंटर गैलेक्टिक सफ़र करता तो कहता भाई एक ही अर्थ है, उसी पे जो लाइफ है बस यही कुछ है, बाकी किसी प्लैनेट में हमें कोई और चीज़ नज़र नहीं आती। उसके कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि कायनात में ज़िंदगी को नहीं देखा गया, बस कायनात को बना दिया गया है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। प्लैनेटरी सिस्टम किसे कहते हैं बेटा? सियारची निज़ाम को, जिसमें हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स जो बने हमारे इस धमाके के नतीजे में। कैलकुलेशन शोज़, एक अंदाज़ा, तखमीना। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? वो जो हमारा एक रूड एक आइडिया होता है, रूड क्या? क्रूड आइडिया, रूड तो नहीं कहना चाहिए, रूड तो गुस्ताख हो जाएगा। एक क्रूड आइडिया है, यानी कि एक हम एस्टिमेट करते हैं। शोज़, ये बात बताता है दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस। अगर हों भी तो बहुत चंद एक ही होंगे पूरी खला में। एक सितारा दूसरे से 16 लाख किलोमीटर के फासले पर है और कहता है करीब तरीन है। खला कितनी बड़ी है तो वो कहता है कि हो सकता है अगर हो कयास अराई, जस्ट अ वाइल्ड गैस, कि अगर है वो अभी हमारे इल्म में नहीं है। येट फिर भी सो फार एज वी कैन सी, जहाँ तक हम इस बात को देखते हैं या समझ सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। कि जो ज़िंदगी इंसान की है, चरिंद की है, परिंद की है, ज़ेर आब जितनी भी है, ये ज़िंदगी जो हम देखते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन की तरह के ही प्लैनेट्स पे, सैयारों पे जो है एग्जिस्ट का मतलब क्या है? मार्ज़ वजूद में आ सकती है। इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस। अब ये आपके एक सवाल का जवाब भी यहाँ आ रहा है, क्या है कि इसको एक मखसूस ख़ास तबई खवास हालात की ज़रूरत पड़ती है अपने ज़हूर के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच, जिसमें जो सबसे ज़्यादा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच, जिसमें जो सबसे ज़्यादा अहम है, इस अ टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत है एट विच के जिस पर सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट, चीज़ें जो हैं, अशिया जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, प्रेजेंट रह सकती हैं इन अ लिक्विड स्टेट, माया हालत में। अब बात ये पॉइंट समझ आया जहां वो ये कह रहा है कि भाई यो कायनात जो है कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड है और कहीं कहते हैं कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म है। इट मीन्स कि कोल्ड है जहाँ पे तो वहाँ जम जाएगी जैसे बर्फ़ जम जाती है फ्रिज में, और अगर हॉट है तो वो लिक्विड जो होगा वो गैस बन जाएगा। यानी कि वो दर्जा हरारत कि आप पानी के अंदर एक प्याला भर के रखें तो वो वैसे का वैसा पड़ा रहे, ना तो जम जाए ना ही वो बुखारात बन जाए। ये वो सूटेबल टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर वो कहता है कि हमारी लाइफ जो वो एग्जिस्ट कर सकती है। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस। सितारे इस मकसद के लिए बहुत गर्म है, ठीक है, बहुत शदीद गर्म है। वी मे थिंक ऑफ देम, हम उनके बारे में समझ सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स, कि जैसे वो एक आग का मजमुआ है। सितारे जो हैं वो आग का एक मजमुआ है, ठीक है, स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, कि जो इस पूरी खला में, स्कैटर्ड का मतलब क्या है? बिखरे हुए हैं, थ्रोन ऑफ हैं, प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स। और ये सारी की सारी जो आग के गोले हैं, ठीक है ना, आग के जो गोले हैं सितारे, ये गर्माइश दे रहे हैं
अपने इर्द गिर्द के माहौल में। सराउंडिंग्स का मतलब क्या है? जो उसकी विसिनिटी है, जो उनके सबर्ब्स हैं, जो इर्द गिर्द कुर्ब जवार की बाकी सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, उनको ये रोशनी मुहैया करते हैं। वेयर द टेम्परेचर इज़ एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि जहाँ नुक्ता अंजमा से 4 दर्जे जो है वो दर्जा हरारत ऊपर चला जाता है। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, कि जो 484 फ़ारेनहाइट बनता है अमरीकी मेजरमेंट के मुताबिक। ठीक है। इन द इमेंस डिस्टेंस, इतनी बड़ी फासले, विड्स, स्ट्रेचेस किसे कहते हैं? विड्स हैं, वसतें हैं। ठीक है। वास्टनेस है ऑफ स्पेस इस खला की, बियॉन्ड द मिल्की वे। देखिए मिल्की वे को बेटे देखिए पहले दोनों लेटर्स को कैपिटल किए हैं, गैलेक्सी को कहते हैं। अब मैं समझाऊं, ये जहां हम रह रहे हैं, ये जो हमारा सियारची निज़ाम जिसको हम प्लैनेटरी सिस्टम का हमने फ्रेज़ पढ़ा, इट मीन्स कि ये एक गैलेक्सी का हिस्सा है और एक गैलेक्सी में एक जगह पर हैं। और इस गैलेक्सी में भी वो कहता है कि हो सकता है और भी इस तरह के सूरज या ज़मीन हो। यानी इस बात का मतलब आप यहाँ से लगाएं कि अभी हम अपनी एक गैलेक्सी में ही हैं और गैलेक्सी में भी हम अपने इन 9 सैयारों को भी विज़िट नहीं कर सके। मार्स तक पहुँचे हैं, प्लूटो तक उनकी एक मशीन, एक उनका गया है, अपना एक गाड़ी गई है, उसने दूर से तस्वीरें भेजी हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जा सके। तस्वीर की हद तक है, लैंड नहीं कर सके। मीन्स कि अभी तो हम अपनी इस एक सियारची निज़ाम को जो एक गैलेक्सी में एक जगह पर है उसको एक्सप्लोर करते फिर रहे हैं। और इस ही एक गैलेक्सी की एक कहकशां में पता नहीं और कितने सूरज होंगे, पता नहीं और कितनी ज़मीनें हैं नहीं हैं, अल्लाह वाला अल्लाह को पता। और ये एक गैलेक्सी, इस तरह की कितनी और गैलेक्सीज हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही ना बेटे कि अल्लाह ने कितनी बड़ी कायनात जो यहाँ पे हमें बना के दे दी है। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, इस अगर कहकशां से अगर हम दूर जाते हैं खला में, बियॉन्ड का मतलब क्या है? परे, फार अवे। इट इज़ कोल्डर स्टिल, सर्दी इससे कहीं भी ज़्यादा, इससे भी कहीं ज़्यादा। यानी क्या कि जैसे वो एंटर होंगे उससे जम जाएंगे, इंतजार नहीं होगा किसी चीज़ का। जैसे यहाँ ग्लेशियर है बेटे हमारा सियाचिन, वो हमारे जो जितने भी साहिबान वहाँ पे हैं वो सुनने में आते हैं। ये बातें मैं इसलिए शेयर करता हूँ फिर थोड़ा आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो। वो अपने एक मखसूस लिबास में रहते हैं और उनके बारे में मशहूर है कि अगर उनका हाथ ऐसे बाहर निकले तो फ़ौरन फ्रीज़ कर जाएगा, इतनी वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड है कि खून उनका उसी वक्त मुंजमद हो जाएगा। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर पे ये हाल हो रहा है। तो स्ट्रेचेस की बात तो भी मेरे ख्याल में अब हमारे लिए समझना आसान है कि वहाँ सर्दी कितनी ज़्यादा होगी। अब वो मज़ीद क्या बताता है कि इससे अगर दूर जाते हैं तो मज़ीद सर्दी बढ़ जाती है। देखिए कोल्डर जो है ये कौन सी डिग्री है बेटे? कंपैरेटिव डिग्री है। यानी इस मौजूदा टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर को जब कंपेयर करता है तो वो कंपैरिजन डिग्री का इस्तेमाल करते हुए समझा रहा है कि इससे भी कदरे ज़्यादा ठंड है। अवे फ्रॉम द फायर्स, अब ये फायर्स क्या है? ये हमारा वो सितारा है, सन। बात समझ आ रही है ना? हर जगह वो ये कह रहा है कि ये सितारे हैं, ये उनका मजमुआ है, ये गरमाइश दे रहे हैं। इनफैक्ट ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सन, कि अगर वो कहते हैं इन फायर से यानी इस आग से दूर जाते हैं, देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, नाकाबिल तसव्वुर सर्दी है जिसको हम अपने यानी जहन में नहीं समझ सकते। ठीक है, क्या कह रहा है? अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल कोल्ड, सर्दी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, नुक्ता इंजुमात के सैकड़ों दर्जे, यानी कि वहाँ तो सोचा भी नहीं जा सकता। क्लोज अप टू देम, उनके करीब आते हैं, देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, हज़ारों दर्जे का वहाँ पे टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, तमाम ठोस पिघल जाते हैं। एंड ऑल लिक्विड्स बॉयल, और सारा जो माया है वो बुखारात बन जाता है। अब आपको बात समझाता हूँ। सूरज है ना बेटे, सूरज को आप एक कलेक्शन ऑफ फायर समझ लें, ये एक स्टार है। ठीक है, अब वो कहते हैं इसके करीब अगर हम आते हैं जल जाएंगे ना, तो इस लाइन को प्रूफ कर रहा है कि ऑल लिक्विड्स मेल्ट, ये बॉयल कह रहा है अभी, जल जाएंगे। और अगर इससे दूर जाते हैं तो मुंजमद होते हैं। अब ज़मीन, अल्लाह पाक का क्या निज़ाम है कुन फ़यकून के तहत कि उस एक मखसूस ऑर्बिट में इसके गिर्द घूम रही है जहाँ पे जनाब हर चीज़ मौजूद है। वहाँ लिक्विड स्टेट है। यहाँ भी अल्लाह ने बहारें दिखा दी, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, और हम इस खत्ते में कि यहाँ सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, यानी अब वो कहते हैं इस आग का मजमू, यानी सन के करीब आप आएंगे तो वो चीज़ जल जाएगी, सन से दूर जाएंगे तो वो चीज़ जम जाएगी। यानी कि आप प्लूटो को देखें, उसका चूँकि सूरज से फासला बहुत ज़्यादा है, सारा एक बर्फ़ का गोला है, वो एक प्लेनेट क्या है, वो सारा का सारा मुंजमद चीज़ है। और जो करीब तरीन है, जो उसका पहला जो उसका स्यारा, उसका मुझे नाम से ज़हन में नहीं आ रहा, वो बेटा शदीद तरीन गर्म है।
यानी वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। इवन जो मरीख है उसको भी सुख सयारा कहा जाता है, पता नहीं किस वजह, उसकी ज़मीनी हालात की वजह से। अब life can exist, this is obviously another answer of your question, life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance। जिंदगी जो है can exist, वजूद में आ सकती है only in a narrow belt। ये narrow belt क्या है बेटा? वही इसका ऑर्बिट है, जो सूरज के जहाँ ये सारे हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, वो तंग सी एक पट्टी है सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, कि जो घिरी हुई हैं हर इस आग की तरह के गोलों के साथ, सितारों के साथ, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ऐसे मखसूस फासले पर, वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट, जहाँ दर्जा हरारत ना तो गर्म है ज़्यादा, नॉट टू कोल्ड, ना ही ज़्यादा सर्द है। ठीक है, यानी कि ज़मीन सूरज के करीब जाते हैं जलते हैं, सूरज से दूर जाते हैं तो सर्दी से जम जाएंगे। यहाँ पे बात आगे बढ़ाते हैं। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, यानी इन पट्टियों से बाहर ये जो रीजन्स हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं, ऑर्बिट्स जो हैं, लाइफ वुड बी फ्रोजन, जिंदगी जम जाएगी, यानी अगर से पढ़े जाएंगे जिंदगी जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड अप, और अगर उसकी आगे बढ़ेंगे यानी सूरज की तरफ तो जिंदगी जल जाएगी। अ रफ कैलकुलेशन, एक खाम अंदाज़ा जो है, शोज़, वो ये बात बताता है दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, कि ये ज़मीन की तरह की जो बेल्ट है, जो चेन, एक ये रीजन है, ठीक है, ये जो ऑर्बिट है, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, कि जहाँ ज़िंदगी मुमकिन है, यानी अर्थ की तरह की, ऑल एडेड टुगेदर, अगर सबको हम जमा करें, आपस में इकट्ठा करें, मेक अप लेस दैन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस। पूरी खला का पहले 10 लाख हिस्सा करें, उस 10 लाख हिस्से में एक हिस्से को उठाएं, उसके मज़ीद 10 लाख हिस्से कर दें। मैं आप समझना आसान हो गया होगा। तो कहते हैं ये इस तरह की अगर पट्टियों को अगर हम अंदाज़ा लगाएं ये कितनी है, अगर हम उनको इकट्ठा करना भी शुरू कर दें तो 10 लाख के भी 10 लाख में हिस्से के बराबर जाके ये बनेगी, मीन्स ना होने के बराबर। ना होने के बराबर क्या? नहीं है। एंड इवन इनसाइड देम, फिर भी उनके अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, यानी अगर वो पट्टी हमें मिल भी जाए, यानी हमें वो ऑर्बिट मिल जाए, वो हमें एक और ऐसा सियाची निज़ाम मिल जाए कि जिसके अंदर ऐसी ज़मीन जैसा एक प्लैनेट हो, सूरज जैसा एक स्टार हो, तो फिर भी कहता है कि ये बात नहीं कही जा सकती कि वहाँ पे ज़िंदगी होगी, वो रेयर होगी, शाज़ व नाज़िर हो सकती है। फॉर, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स। अब जितनी वो कयास आ रहे के तहत कहते हैं अगर ऐसी एक और खला है, एक ऐसी एक और गैलेक्सी में वो पाई जाते हैं, सूरज और भी है ना, तो कहते हैं जितने भी ये सूरज हैं ये उनके लिए अनयूजुअल है, ये बात अनकॉमन है, गैर मामूली है, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, कि वो इस तरह से स्कैटर कर दें, बिखेर दें सैयारे, एज आवर सन हैज़ डन, जिसका काम हमारा सूरज कर चुका। प्रॉबेबली ओनली 1 स्टार इन 100,000, 1 लाख में एक ऐसा सितारा है, हैज़ अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट एट द राइट डिस्टेंस, कि जिसके गिर्द उसका जो सैयारा है वो उस दुरुस्त फासले पर घूम रहा है, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल इट, कि ज़िंदगी इस पर मुमकिन हो सके। और बेटे वो सैयारा क्या है? वो सिर्फ ज़मीन ही है। ठीक है बेटे, ये हमारा चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया है। अभी हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे। जी बेटे, अब हमारे पास जो इस तमाम चैप्टर में जो अहम वर्ड्स और उनकी जो मीनिंग्स हैं हम शेयर करेंगे। एक और बात जो है बेटे, इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड्स अहम हैं, एक उनके देखो मैंने स्टार्स बना दिए हैं, ये इनकी वेटेज है, किसी पे 1 स्टार है, किसी पे 2 स्टार्स हैं, तो ये बेटे इनकी वेटेज है, वो आप खुद उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस लफ्ज़ की वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 हमारे पास है अ फ्यू, सिनोनिम हमारे पास है सम या नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं, चंद एक, हार्डली, स्केर्सली या बेयरली, बमुश्किल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, पैक्ट का मतलब क्या है? कंटेन्ड, प्लेस्ड, यानी कोई चीज़ अंदर आ जाना, समा जाना। लीव का मतलब यहाँ पे रिमेन है बेटा, ठीक है, छोड़ देना, हैव या उसमें रह जाना। रूम कहते हैं स्पेस को, एक्सपेंस को या एरिया को। इमेंस कहते हैं इनॉर्मस, ह्यूज या ह्यूमंगस। ह्यूमंगस का जो बेटा यहाँ मैंने लफ्ज़ लिखा है, ये आमतौर पे एंटी टेस्ट के लिहाज से भी पूछ लिया जाता है वहाँ पे सिनोनिम में। ठीक है, वॉन्डरिंग का मतलब क्या? रोमिंग या ट्रैवलिंग, आवारागर्दी करते फिरना, यहाँ वहाँ चलते रहना। कंपनी कहते हैं बेटे ग्रुप को या बैंड को, जमात की शक्ल को। अलोन, सेपरेटली या अनअकम्पनीड, बगैर किसी और के साथ लिए। रेयर कहते हैं सेल्डम, अनयूजुअल या अनकॉमन। एम्प्टी हम कहेंगे अनइनहेबिटेड, जहाँ पे कोई ना रहता हो। ठीक है, वीरान जगह जो होती है। ब्लाइंडली का मतलब कि एमलेसली या रैंडमली। रेज्ड कहते हैं बेटा क्रिएटेड को या प्रोड्यूस्ड को। उसके बाद बेटा चीफली,
मेनली, ख़ास तौर पर। स्ट्रीम, चेन, ठीक है, ये वर्ड बार बार इसी नाम से आता है, स्ट्रीम के लिए चेन का वर्ड एग्जाम्स में भी। ग्रेन हम पार्टिकल को कहते हैं, बिट को कह सकते हैं या पीस को कह सकते हैं। डिस्कवर कहते हैं बेटे एक्सप्लोर को या फाइंड करने को। फ्राइटनिंग का मतलब क्या, टेरिफाइंग या हॉरिफाइंग, खौफ ज़्यादा कर देने वाली। सूटेबल कहते हैं अप्रोप्रिएट, एप्ट या प्रॉपर, मुनासिब को। स्कैटर्ड का मतलब क्या, थ्रोन या डिस्पर्स्ड, जिनको फेंक दिया जाए। स्ट्रेचेस, विड्स को कह सकते हैं, एक्सपेंस भी। इसको आपने एक्सपेंस नहीं पढ़ना, वो खर्चे का लफ्ज़ होता है, उसमें ई आता है यहाँ पे, ये एक्सपेंस है, ठीक है बेटा। सब्सटेंस, मैटर को कहते हैं, मादा। अपीयरेंस, एग्जिस्टेंस या इमर्जेंस, वजूद में आना, मार्ज वजूद में आना। सेल्डम, फिर आया, रेयरली। फ्रॉस्ट, चिल या कोल्ड को कहेंगे बेटे। इमेजिन, थिंक। हैपेंड, चांस्ड, इत्तफाक से ऐसा हो जाना। प्रॉबेबली, परहैप्स, गालबन। रेडिएशन, रेज को कहते हैं। और वॉयज जो है वो जर्नी को कहेंगे, लेकिन ये आपने ख्याल करना बेटे, वॉयज है ना, मैंने यहाँ पे जर्नी लिखा है, अदरवाइज वॉयज सी जर्नी को कहा जाता है। क्योंकि हमने जब इसकी मिसाल पढ़ी थी कि वो जो एक स्केल मॉडल बनाता है जिसमें कहता है कि हमारा हर स्टार जो एक शिप होगा, तो उसने उसको वॉयज के लिए उसी लिहाज से मुनासिब अल्फाज दिए थे। लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रहे कि अगर सड़क पर जो हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या हम यहाँ जाते हैं, वो जर्नी कहलाता है, ठीक है। जहाज़ पे हमने किया वो हमारा ट्रैवल भी कहलाया, वो हमारा जर्नी एक जगह से दूसरी जगह जाके उसको विजिट भी किया। लेकिन जो आप समंदर में जाएंगे वो आपको वॉयज कहलाता है। ट्रैवल भी उसको कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड उसके लिए वॉयज भी है, ठीक है। अब बेटे हमारा जो है ये हम क्वेश्चन आंसर को यहाँ शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। हाउ इज़ दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। इसका आंसर ही हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले। A star seldom finds another star near it because the stars travel through a space so immense that it is a very rare event for one star to come near to another star. An estimated distance found between the nearest stars is over 1,000,000 miles. ठीक है बेटे, ये हमारे पहले सवाल का जवाब है। उसके बाद दूसरा सवाल पढ़ते हैं कि what happened when according to Sir James Jeans a wandering star wandering through space came near the sun. कि जब वो सूरज के करीब आया तो उस वक्त क्या वाक़या रूनुमा हुआ। According to Sir James Jeans, when a wandering star came near the sun, its tidal pull must have raised tides on the surface of the sun. यहाँ पर देखिए बड़ा स्पेसिफाई करके यहाँ मैंने इन जवाबों को लिखा है। बुक्स में जब आप बास का जाके पढ़ते हैं ना बेटे, अगर की बुक्स में भी, तो वो पहले 4 सवालों को मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपने ख्याल करना है बेटे, जो सब्सटेंस पूछा जा रहा है, जो मैटर पूछा जा रहा है, आपने उसको आंसर करना है, यहाँ वहाँ की बात को बीच में। और यही इसके अंदर टेक्निक है। आप देखिए पहले 4 सवाल तकरीबन, और कुछ उसमें लिखा हुआ होता है एज अबव, आंसर एज अबव, ऐसे करके। ऐसा नहीं है, ये चारों क्वेश्चंस डिफरेंट है, इनमें सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, और वो वहाँ फ़र्क आपको नज़र भी आएगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटे। आगे पढ़ते हैं। What happened when the wandering star came near and nearer and nearer? अब देखिए यहाँ वो क्या पूछ रहा है, क्या हुआ सूरज की सतह पर, और बाज़ जवाब क्या लिखे होते हैं, सूरज की सतह पर माउंटेन बना और जनाब वो माउंटेन टूट गया। ऐसा नहीं है, आपने उसी कंडीशन को बताना है। अब जैसे यहाँ कंडीशन क्या पूछ रहा है कि जब वॉर्निंग स्टार करीब से करीब तर आया तो फिर क्या हुआ। एन इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ऑन द सर्फेस of the sun when the warning star came nearer and nearer. As a result, a huge mountain must have been made on the surface of the sun. ठीक है, must have been made on the surface of the sun, which is beyond our imagination. उस पहाड़ के तख्लीक में ना वो हमारी सोच से बाहर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि what are planets and how did they come into existence? कि सयारे क्या हैं और वो वजूद में कैसे आए। Planets are the heavenly bodies that revolve around the sun. ये वो planets जो है heavenly bodies हैं जो तख्लीक में आए हैं, ठीक है, सयारे हैं जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं। They came into existence in result of a wandering star that happened to pass near the sun and raised tides on it. The tidal pull formed a huge mountain on the surface of the sun. When the star moved away, the molten matter, वो पिघला हुआ मादा था, in the form of a mountain was broken into pieces and thrown off into space. These pieces are called planets, of which our Earth is one. ठीक है बेटे, आप इन पहले 4 सवालों में देखें हर जगह डिफरेंस है और आप इनको बेटे ऐसे ही लिखना है, ठीक है। 5. Why is there no life on the stars? The stars are the collection of fires scattered through space. They are far too hot for life to exist because life needs a suitable temperature and other physical conditions to be possible in its present form
as we see on Earth, but these conditions are not present on the stars. Therefore, we find no sign of life on the stars. Number 6 is write a note on the beginning of life on the Earth. According to Sir James Deans, our Earth is one of the broken pieces of the Sun, which was extremely hot in the beginning, but gradually these species, planets, cooled down. Life started on the Earth in simple organisms whose living power consisted in their ability to reproduce themselves before dying. From these humble organisms started a chain of life that ended in the form of human beings. ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, कि ज़िंदगी, ये जो कायनात जिसमें ज़मीन हमारा उसका एक हिस्सा है, इतनी डराने वाली क्यों लगती है? गिव एज मेनी रीजंस एज यू कैन, ये हमने आज इसी लेक्चर में पढ़ा है बेटे। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है द यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, फासले बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद क्या है कि इट्स डिस्टेंसेस, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई कि देयर आर ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, आवर लिटलनेस एंड लोनलीनेस इन स्पेस एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ लाइक आवर ओन एनीवेयर एल्स, कि हमें अपने सितारे की तरह की ज़िंदगी कहीं और, हमें अपने सैयारे की तरह की ज़िंदगी कहीं और नज़र नहीं आती, इसलिए हमें ये डराने वाली लगती है। अच्छा, what in your opinion should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? कुछ हालात क्या चाहिए ज़िंदगी को नमू में आने के लिए? Life needs suitable physical conditions for its existence, the most important of which is the temperature at which substances can exist in liquid state. Such conditions generally do not exist on other heavenly bodies. अच्छा बड़ी, इसके अलावा ये 2 सवाल और भी हैं, ठीक है, ये वो एक्स्ट्रा सवाल हैं, एडिशनल क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज से हट के, तो वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। बाकी एक 2 लाइन्स वाले सवाल होते हैं बेटे, अगर चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ आ गया, तो उनको वैसे भी अटैम्प्ट करें, उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये आए हुए कुछ इनको ये थोड़ा सा हट के हैं कि वाई कैन लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट इन स्पेस, कि उसी एक ऑर्बिट में ही क्यों ज़िंदगी जो है वजूद में आ सकती है। A temperature belt is a narrow area in space surrounding each star at a suitable distance where the temperature is neither too hot nor too cold. Life can exist only in this narrow belt because of moderate temperature, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट है, मुनासिब है, इसलिए ज़िंदगी यहाँ वजूद में आ सकती है। दूसरा सवाल है Why does life not seem to have any part in the plan of the universe? ये भी हमने पढ़ा, जिसका हमने पूरी दलील भी, बात भी की, हमने थोड़ा डिबेट भी की इसके ऊपर। तो क्यों नहीं हो सकती किसी, हमें ऐसा क्यों लगता है, हमें तो क्या मतलब साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि भाई ज़िंदगी जो है इस कायनात का हिस्सा नहीं होनी थी अगर ये जिस तरह से बनाई गई है। Life does not seem to have any part in the plan of the universe because the universe is very vast and the temperature belts where life is possible make up a very small area of the whole of the यूनिवर्स। ठीक है बेटे, यानी पूरी कायनात में ये ना कुछ भी नहीं है, और इस यहाँ से लगता है कि इस तरह के क्योंकि और प्लैनेट्स भी नहीं हैं, तो हम यही कहते हैं कि लाइफ जो है वो इसका हिस्सा नज़र नहीं आती। बेटे यहाँ भी हमारा जो चैप्टर 1 है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंक्लूड कर लिया है। आज हमने उसके बाकी रिमेनिंग चैप्टर को भी पढ़ा, उसके सिनोनिम्स को भी डिस्कस किया और उसके क्वेश्चन आंसर को भी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे चैप्टर 2 के बारे में बात होगी। अंटिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।